हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। सचिवालय का परीक्षा टल गया है, पोस्टपोन हो रखा है। जाहिर सा बात है कि ऐसी स्थिति में आपके रिदम में भी थोड़ा ब्रेक आया होगा। चलिए, अब ये ब्रेक 2 दिन हो चुका है। एक बात आप भली भांति समझ लें कि प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान आपको धैर्य रखने की लगातार आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य के बिना आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हार्ड वर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। तो हार्ड वर्क कंटिन्यूटी के साथ अगर ये आपके चरित्र में शामिल हो गया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात ये भी है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जितने लोग शामिल होते हैं, जितने फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, यकीन माने सारे लोग उतने ही गंभीर नहीं होते हैं। 20-25% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ एग्ज़ाम देते हैं। बाकी भीड़ होते हैं, वो 75%, 80% भीड़ होता है। आपको अगर रिजल्ट बनानी है तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं होना है, बल्कि भीड़ से अलग हट करके उस 20-25% वाले ग्रुप में आपको शामिल होना है। और ऐसा करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की, निरंतर पढ़ाई की आवश्यकता होगी। जाहिर सा बात है कि अभी एग्ज़ाम जब टल गया है तो थोड़ी सी निराशा हुई होगी, क्योंकि झारखंड में रहने वाला, पढ़ने वाला हर वो बच्चा जो प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहता है या दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य बना करके फिलहाल रखे हुए था कि सचिवालय का एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये टल गया है। लेकिन आप रुकिए मत, थमिए मत। अगर आप बहुत ज़्यादा रुक जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, तो आपका जो लय है, जो ताल है, वो टूट जाएगा और फिर कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। एक एक दिन विद्यार्थी के लिए बड़ा ही अहम होता है, तो आप अपने पढ़ाई को निश्चित तौर पे जारी रखिए, ठीक है। इसी क्रम में हम जिस तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं, उस वीडियो को लेकर के हम भी आ रहे हैं। थोड़ी निराशा मुझे भी हुई, लेकिन करना है तो फिर करना है, तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। आज आपके सामने 25 क्वेश्चन हम जनरल साइंस का, जो आपके सिलेबस पर आधारित होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जैसा कि आपका सिलेबस का रिक्वायरमेंट है, उसी को आधार बना करके हम कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। ज़रूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन भी जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताने का काम करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगला वीडियो हम इन्वायरमेंटल साइंस पर लेकर के आएंगे, जो न सिर्फ सचिवालय या अन्य परीक्षा में, बल्कि आने वाला दिन में जब जेपीएससी की परीक्षा होगी, वहाँ पर भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में मैंने कहा कि धैर्य बहुत ज़रूरी होता है सफल होने के लिए। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए, उसमें ए लिखा हुआ है, मतलब ब्लड ग्रुप ए, बी ए बी, सी ओ और फिर डी बी। इसका सही उत्तर है बी, ए बी। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ए बी रक्त समूह में जो एंटीजेन होता है वो ए होता है। ए बी रक्त समूह में एंटीजेन मौजूद होता है, वो ए होता है। और ए बी को यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहा जाता है, मतलब कि इस रक्त समूह वाले को किसी भी रक्त समूह का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ए में ऑप्शन ए में एंटीबॉडी, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होता है और एंटीजेन ए होता है। सी को देखें, वहां पर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में एंटीबॉडी ए बी होता है और एंटीजेन इसमें अनुपस्थित रहता है। और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, मतलब इसका ब्लड किसी भी ब्लड समूह को दिया जा सकता है। और ऑप्शन डी, बी में एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजेन बी होता है। अब सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। रुधिराणु मतलब कि ब्लड कार्पसल्स में शामिल नहीं है। सीधे इसको ऐसे समझिए कि ब्लड को 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे को कहते हैं रुधिराणु, मतलब कि ब्लड कार्पुसल्स। और ब्लड कार्पुसल्स में 3 शामिल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इससे ही आपका आंसर निकल जाता है। तो प्लाज्मा इसमें शामिल नहीं होगा। तो ब्लड के 2 भाग, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुसल्स। प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का लगभग 60% होता है
और प्लाज्मा में 90% जल मतलब कि वाटर होता है और इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिका को भी थोड़ा जान लें कि लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसमें ये जो होता है आरबीसी, ये ब्लड कार्पसेल्स का लगभग 99% होता है और ये सिर्फ जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसी में पाया जाता है। इसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और जान ले कि स्तनधारियों में जो मैमेलियंस होते हैं उसमें सिर्फ ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी में केंद्रक नहीं होते हैं। फिर से दोहरा दें कि मैमेलियन में सिर्फ ऊंट जो है उसके आरबीसी में केंद्रक मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी मैमेलियन में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लें हम लोग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और ह्यूमन बॉडी में इसकी संख्या लगभग 5 से लेकर के 9000 तक होती है। ये डब्ल्यूबीसी जो है ये शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है। ठीक है, और ये रक्त के कुछ विशेष प्रोटीन को एंटीबॉडी में परिवर्तित कर देता है। प्लाज्मा इस सवाल का जवाब है जो हम आपको बताया कि ये ब्लड का लगभग 60% होता है। अब प्लेटलेट्स, ये केवल मैमेलियन के रक्त में ही पाया जाता है। इसकी संख्या 2 से लेकर के 5 लाख क्यूबिक मीटर मतलब घन मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना और रक्त के थक्का के निर्माण में प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक चीज और यहां पर जान लें कि ब्लड जो है इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मिलोडर्म से होता है। भ्रूण के मिलोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से लेकर के 6 लीटर तक रक्त होता है और रक्त जिसका पीएच मान 7.4 होता है तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और शरीर के कुल वजन का लगभग ये 7% होता है। रक्त पर इतनी जानकारी इसलिए दी है क्योंकि रक्त जो है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में, ये भी ब्लड से जुड़ा हुआ है, रक्त में फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होते हैं जो रक्त को जमने में सहायता करते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है लीवर में मतलब यकृत में। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ये लीवर में बनते हैं। ठीक है, ये यकृत में उत्पादित होता है और घुलनशील प्रोटीन और प्लाज्मा में ये पाया जाता है। एक चीज और यहां जान ले कि नसों के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता रहता है वो हिपैरिन के कारण होता है, क्योंकि हिपैरिन के कारण रक्त वाहिनी नलिका में रक्त जो है वो नहीं जमता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिपैरिन जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय इनएक्टिव बना देता है। इसलिए शरीर के अंदर नसों में रक्त का प्रवाह होता रहता है, क्योंकि रक्त अगर नस में जम गया तब तो आप समझ रहे हैं कि एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हिपैरिन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है शरीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड है? सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है एड्रिनल ग्लैंड, और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ये उदर मतलब कि स्टोमक में होता है। इसके अलावा जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें पिट्यूटरी जो ब्रेन में होता है जिसको कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड ये गले में होता है, ये भी इंडोक्राइन है। इसके अलावा पिनियन कॉम ये भी इंडोक्राइन है और पिनियन कॉम जो है ये भी ब्रेन में पाया जाता है। इसके अलावा थाइमस जो है वो चेस्ट में या वक्ष में पाया जाता है। तो एड्रिनल जो है वो इंडोक्राइन है। इसके अलावा पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस और पिनियम कॉम ये सब इंडोक्राइन है। बाकी जो दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि हैं ये एक्सोग्राइन होते हैं मतलब कि बहिस्रावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। साइमन रोग प्रौढ़ावस्था में किस हार्मोन की कमी से होता है? सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग जो था ये सबसे पहले 1906 में स्टर्लिंग ने किया था। स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का प्रयोग किया गया। सामान्य तौर पे जो हार्मोन्स होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, मतलब कि इंडोक्राइन ग्लैंड से यह सिक्रेटेड होता है।
और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में इसको पहुंचाया जाता है, जिससे उस अंग का जो कार्य है सो प्रभावित होता है। हार्मोन मुख्य रूप से एमिनो एसिड, कैटोकैलामिन्स, स्टेरॉयड और प्रोटीन का बना होता है, या इसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ और कि जो अग्न्याशय मतलब पैनक्रियाज है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है, बहिस्रावी भी है, और अंतःस्रावी मतलब कि एंडोक्राइन भी है। अब इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है और साथ ही अन्य जानकारियां भी मिल गई है। तो साइमंड रोग एड्रिनल ग्रंथि माफ कीजिए साइमंड रोग प्रौढ़ावस्था में किस हार्मोन की कमी से होता है? ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो थोड़ा सा थायरॉक्सिन के विषय में जान लें, ये आपका इस सवाल का जवाब नहीं है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक बीमारी होती है। क्रेटिनिज्म नामक बीमारी थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में होती है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो बौने हो जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं, उनकी जीभ मोटी होती है, पेट फुला हुआ होता है, मतलब कुल मिलाकर के उनका अल्प विकास होता है। जबकि थायरॉक्सिन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है कि बाल गिरता है, त्वचा जो है वो ढीली पड़ जाती है, और इसके अलावा शरीर जो है वो फूल जाता है। उनका भी मतलब अल्प विकास ही होता है। साइमंड्स रोग का जो आंसर है वो है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये जो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है, जिसको कि शॉर्ट में एसटीएच कहा जाता है, ये शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए एसटीएच को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा एसटीएच हार्मोन का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन के संश्लेषण में, जो टिश्यूज मतलब ऊतक हैं उनको नष्ट होने से बचाने में इसकी भूमिका होती है, और सेल डिवीजन में भी एसटीएच मतलब कि सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन सहायक होता है। इसके अल्प स्रावन से मतलब कि एसटीएच के अल्प स्रावन से बच्चों में बौनापन या मिजेट्स नामक बीमारी होती है। फिर से नोट कर लें इसको कि एसटीएच हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन या जिसको मिजेट्स बीमारी कहते हैं ये होता है, ठीक है। और अगर इसका अधिक सिक्रेशन हो गया, अधिक श्रावण हो गया, तो बच्चों में गिगैंटिनिज्म मतलब इसको बोलते हैं महाकायकता, शरीर खूब बड़ा हो जाएगा, बेडॉल हो जाएगा, ये होगा। और एसटीएच के अधिक श्रावण से जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, उनमें एक्रोमिगेली नामक रोग होता है। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि इनकी जबड़े की हड्डी जो है वो लंबी हो जाती है, गालों की हड्डियां उभर करके आ जाती हैं। ये बेसिकली एक्रोमिगेली बीमारी होती है, जो कि एसटीएच के अत्यधिक श्रवण से वयस्कों में होता है, और साथ ही इसमें इसकी अधिकता से वयस्कों के हाथ पैर अधिक लंबे हो जाते हैं। अब देखिए एड्रेनलिन हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि से सिक्रेटेड होता है। क्रोध, डर, मानसिक तनाव, अपमान आदि की स्थिति में इसका जो सिक्रेशन होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब ये इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हार्ट बीट के रेट को बढ़ाता है। रूंगटे खड़ा होना इसी हार्मोन के सिक्रेशन के कारण होता है। आँख की पुतलियों का फैल जाना ये भी एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होता है। पैराथायराइड, ये भी एक हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्रंथि से सिक्रेटेड होता है। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन मतलब उसके अवशोषण को बढ़ाता है। अस्थियों में मतलब हड्डियों में जो अनावश्यक भाग होते हैं उसको ये गला देता है, तो शरीर को एक शेप देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 5, हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। सही उत्तर देखते हैं। ये जो बीमारी होती है ये इंसुलिन के अधिक निर्माण से होती है या इंसुलिन की अधिक सिक्रेशन से होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है सी, इंसुलिन के अल्पस्रावन से डायबिटीज होता है, मधुमेह। इसलिए आप देखते होंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं कई बार उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होता है, तो उसकी कमी हो जाती है तो मधुमेह होता है, और अधिक हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया होती है। यहाँ ये भी जान लें कि इंसुलिन का जो स्रावन है, सिक्रेशन है, ये लैंगरहैंस की द्वीपिका मतलब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको बोलते हैं वहाँ से होता है। और लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है ये अग्न्याशय के इंटरनल भाग में होता है, अग्न्याशय के आंतरिक भाग में मौजूद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है, इसका सीधा आंसर देखते हैं।
आपने प्राय इसको नोट भी किया होगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता इसका आंसर है। तो 7 का सही उत्तर है ए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े। नंबर 8, हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है। घिरा लिखा हुआ तो घिरा पढ़िएगा। घिरा होता है जो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है इसका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और बाकी जो 3 हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, ये हृदय के 3 विभिन्न लेयर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। थोड़ा सा पेरिकार्डियम को जानिए। पेरिकार्डियम जो है ये दोहरी परत वाली संयोजी उत्तक मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि हार्ट को एक थैली की तरह घेरती है। इस कारण इसको मतलब कि पेरिकार्डियम को पेरिकार्डियल बैग या पेरिकार्डियल थैली भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, पेरिकार्डियम। नंबर 9, निम्न में से किस उत्तक में पुनरुत्पादन मतलब कि रीजनरेशन की क्षमता अधिक होती है या सर्वाधिक होती है? सबसे पहले कि इसका सही उत्तर है एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि ऑप्शन ए, एपिथेलियल टिश्यू, जो कि त्वचा में, अमाशय में, आंत में, पित्ताशय में, हृदय में, जीभ आदि का जो बाहरी आवरण होता है इसी एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। एपिथेलियल उत्तक के कारण ही क्या बोलते हैं उसको, घाव भरने में सहायता होती है, क्योंकि इसको रीजनरेट करता है ये। तो घाव भरने में सहायक होता है। फिर से दोहरा दे कि अमाशय, आंत, जीभ आदि का, हृदय का जो बाहरी आवरण होता है वो इसी उत्तक का बना होता है। ठीक है, सी ऑप्शन को देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यूज, इसका उदाहरण कौन सा है पहले ये जान ले। ब्लड, लिम्फ, बोन्स और प्रोटीन टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये शरीर को सपोर्ट देने का काम करता है और विषैले पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। मतलब ये संयोजी उत्तक जो है सो, जिसका उदाहरण ब्लड है, लिम्फ है, बोन्स है, प्रोटीन्स है। नर्वस टिश्यू, ये पूरे शरीर में फैली जो तंत्रिकाएं होती हैं उसी के माध्यम से होता है। और मानव शरीर में लगभग तांत्रिकीय उत्तक का, नर्वस टिश्यू का संख्या 100 अरब तक होता है। ये जो टिश्यू होता है ये कोशिकाओं के मतलब सेल के समूह से उत्तक बनता है और उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यूज। और टिश्यूज शब्द का या हिस्टोलॉजी का, इनफैक्ट हिस्टोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी के कारण नहीं होती है? घरेलू मक्खी के कारण नहीं होती। एक चीज़ ध्यान रखें, क्वेश्चन में नहीं शब्द जो होता है ये छुपा हुआ होता है, हिडन वर्ड होता है, हम लोग अक्सर इसको स्किप कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी के कारण नहीं होती है? तो सही उत्तर है इसका डी, येलो फीवर, जिसको पीत ज्वर कहते हैं। ठीक है, मच्छर के द्वारा ये उत्पन्न होता है, घरेलू मक्खी से नहीं। तो मच्छर के द्वारा मलेरिया भी होता है, फील पाँव, हाथी वाला पैर जो हो जाता है उसको, अभी डेंगू बहुत चला हुआ है, ये मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर से येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, फीलपाँव जैसी बीमारियां होती हैं। जबकि टाइफाइड, डायरिया और जो कॉलरा है ये घरेलू मक्खी के कारण होती है। घरेलू मक्खी के कारण इन तीनों के अलावा लेप्रोसी, कुछ लोग जिसको बोलते हैं, या सुजाक जिसको कि गोनोरिया बोलते हैं, ये बीमारियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, येलो फीवर। नंबर 11, गला एवं कंठनली का अध्ययन कहलाता है। पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है इसका सी, लैरिंगोलॉजी। तो सी इसका सही उत्तर है, बाकी को जान ले। मिर्मेकोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ एंट्स, चींटियों के अध्ययन को मिर्मेकोलॉजी कहते हैं। लॉजी से जुड़ा हुआ सवाल भी अगर आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन शायद आप पकड़ने की स्थिति में आ जाए। फिलोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। तो फिलोलॉजी क्या है? भाषा विज्ञान का अध्ययन, भाषा विज्ञान का अध्ययन। और ऑप्शन डी को देखें, नोमोलॉजी, यह है स्टडी ऑफ लॉ मतलब कानून का अध्ययन, नोमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन एक अवतल दर्पण मतलब कि कॉनकेव मिरर का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन नहीं है? मतलब अवतल दर्पण का कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे
जो हम लोग प्रायः देखते हैं, बस उसको ऑब्जर्व करके रखना है और इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि किसके कारण से कौन होता है। सही उत्तर है इसका गाड़ियों का साइड मिरर, क्योंकि ये उत्तल दर्पण का बना होता है। उत्तल दर्पण का ही, जो हम लोग लैंप पोस्ट देखते हैं, स्ट्रीट लाइट देखते हैं, वो भी उत्तल दर्पण का ही बना होता है। तो परावर्तन दूरबीन में, सर्च लाइट में, सेविंग मिरर में, हजामती दर्पण में, यहाँ पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बताया कि जो लाइट पोस्ट देखते हैं हम लोग, लैंप देखते हैं, स्ट्रीट लाइट देखते हैं, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नंबर 13, किस बीमारी को लॉक जॉ भी कहा जाता है? सही उत्तर है इसका सी, टेटनस, जिसको कि धनुष टंकार या जंबुआ भी कहते हैं। ठीक है, और ये बैसिलस टिटैनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बैसिलस टिटैनी, चारों जो ऑप्शन हैं ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, पहले तो ये जान ले, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, टिटनस लॉक जॉ का ही नाम है। ठीक है, जिसको कि धनुष टंकार या जंबुआ भी कहते हैं, और मैंने बताया कि बैसिलस टिटैनी से ये होता है। लेप्रोसी, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया ही है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। जबकि न्यूमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। और कॉलरा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही जवाब, अब बाकी कौन से बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है ये सामने आपका है। नंबर 14, बेल मेटल किसके मिश्रण से बनाया जाता है? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है ए, तांबा प्लस टीन। इसमें तांबा का मात्रा 80% और 20% टीन होता है। तो बेल मेटल मतलब घंटी जो होता है मंदिर वगैरह में, ये तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें कि 80% तांबा और टीन 20% होता है। बाकी ऑप्शन को भी देख ले। सीसा, बिस्मत और टीन, ये तीनों को मिलाकर के वुड्स मेटल बनते हैं। नोट कर लीजिएगा प्लीज़, अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूर नोट कर लीजिए। सीसा, बिस्मत और टीन ये मिलाकर के वुड्स मेटल बनता है। सी को देखिए, एल्यूमिनियम और तांबा को मिलाकर के ड्यूरेल्यूमिन बनता है, जिससे कि हवाई जहाज़ वगैरह के निर्माण में ड्यूरेल्यूमिन का इस्तेमाल होता है, कुकर का निर्माण होता है। ठीक है, और डी, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, इससे स्टेनलेस स्टील बनता है। इन सबको मिला करके इसमें लोहा 73% होता है, उसके बाद क्रोमियम होता है 18%, निकेल का मात्रा 8% होता है और 1% होता है कार्बन। ठीक है, इस तरह के मिश्र धातु का भी उदाहरण अपने पास निश्चित तौर पे आप कलेक्ट कर लें। नंबर 15, कृत्रिम रबड़ एवं पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है, मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले सही उत्तर, और सही उत्तर है डी, इथिलीन। इसके अलावा इथिलीन का प्रयोग होता है कच्चे फल को पकाने में और उनको संरक्षण देने में, मतलब फलों को पकाने और उसको संरक्षित रखने में एथिलीन का इस्तेमाल होता है। विषैले मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन का प्रयोग होता है, और इसके अलावा सामान्य निश्चेतक मतलब कि एनेस्थेटिक बनाने में भी एथिलीन का इस्तेमाल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है डी। थोड़ा सा बाकी के विषय में जान ले। इथेन C2H6 इसका फार्मूला होता है। ये गैस ईंधन में, रेफ्रिजरेटर में और इथाइल क्लोराइड के निर्माण में प्रयुक्त होता है। गैस ईंधन में, रेफ्रिजरेटर में और इथाइल क्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पैरिन के नाम से अग्निशामक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पैरिन के नाम से अग्निशामक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये कीटाणुनाशक में भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए एनिलीन, ये विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में काम होता है। रंग और औषधि में इसका इस्तेमाल होता है और रबड़ के सामान बनाने में भी ये प्रयुक्त होता है। तो चारों का जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नंबर 16, किस बीमारी से प्रभावित व्यक्ति के ऊपरी होंठ कटे हुए होते हैं? ये जो ऑप्शन है चारों, ये सब जो हैं ये क्रोमोसोमल डिजीज़ हैं, मतलब कि गुणसूत्रों में इनबैलेंस होने से, डिसबैलेंस होने से ये बीमारी उत्पन्न होती है। ऊपरी होंठ कटे होते हैं, इसका सही उत्तर है पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा ये बेसिकली आनुवांशिक बीमारी है, जन्मजात होती है और बहुत कम लोगों को ये बीमारी होती है। 5000 पे संभवतः एक को ये बीमारी होती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे में उसके दिल में छेद होता है, हार्ट में होल होता है, उसका एक कान नहीं होता है,
सिर छोटा होता है और ऐसे बच्चे जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित हैं उनका आंखें नहीं खुलता, तो छोटी छोटी आंखें होंगी और वो खोलने में दिक्कत होगा। पटाऊ सिंड्रोम को ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। ठीक है, पहला वाला को देखिए, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ये केवल पुरुषों में होता है और ये भी उसी तरह का है, मतलब ये भी जन्म से ही होता है। जो टर्नर सिंड्रोम है ये महिलाओं में होता है। और डाउन सिंड्रोम, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, इसमें जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि का होता है। ये सब बहुत खतरनाक बीमारियां हैं और बहुत रेयरली किसी को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 17, पेप्सिन का स्रावन किससे होता है? सही उत्तर सीधा जानते हैं, सही उत्तर है इसका अमाशय, मतलब कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, वायु में विद्यमान सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन करके किसका निर्माण करता है? सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सी। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल उर्वरक के उत्पादन में होता है, पेट्रोलियम के शोधन में होता है, और इसके अलावा एक चीज़ जो बार बार पूछा जाता है वो है कि कार के बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो उसका आंसर भी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण मतलब उर्वरक उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम के रिफाइन में इसको शोधन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा बेंजीन जो है ये ड्राई वाश में इस्तेमाल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सब जानते हैं एक समस्या भी है, क्लाइमेट चेंज में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है, एरोसोल स्प्रे में इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मांस वगैरह के पैकेजिंग में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 19, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, और इसी से जुड़ा हुआ जो ऑप्शन डी है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसी कारण से बर्फ पर चलना कठिन होता है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से भी ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 20, पानी से भरे तालाब की वास्तविक गहराई कम दिखने का कारण क्या है? तो सबसे पहले सही उत्तर है इसका रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। पानी से भरे तालाब की वास्तविक गहराई कम अपवर्तन के कारण ही दिखती है। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी आती है, तारों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन का है। जब सूर्य उगता है या फिर डूबता है तो क्षितिज मतलब होरिजन के नीचे होने के बावजूद भी वो ऊपर दिखता है, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखता है। मछली जो तालाब में जितनी गहराई में होती है उससे ऊपर दिखती है, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो चूंकि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ ही मतलब एवरीडे साइंस इसको बोलते हैं, उसी से क्वेश्चन है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप जरूर याद करके रखें। परावर्तन, यहाँ पर एक बात जान लें कि परावर्तन समतल दर्पण पर प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन होता है। तो मतलब समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, रिफ्लेक्टर होता है। विवर्तन डिफ्रैक्शन इसी कारण हम लोग ध्वनि सुन पाते हैं। और प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का रंग का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण ही होता है। समुद्र के जल का नीला दिखना वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। उगते समय और डूबते समय सूर्य का लाल दिखना ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा धातु है जो जल पर तैरती है? सही उत्तर जाने, सोडियम। स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इसके विषय में हम पहले साइंस वाले वीडियो में बता चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। पोटेशियम के विषय में हमने बता रखा है, साइंस से जुड़ा हुआ पहले भी हम वीडियो डाले हैं, आप अगर उसको देख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक बार ज़रूर देखने का काम कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सोडियम। नंबर 22, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के दौरान दो विभाजन के बीच के काल को क्या कहते हैं? इसका अभी सीधा आंसर देखते हैं, सी इसका सही उत्तर है, इसको इंटरफेज कहा जाता है। नंबर 23, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? सही उत्तर है 40%। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है सोयाबीन, इसमें 40% प्रोटीन होता है। नंबर 24, ग्लूकोमा धीरे धीरे किसका कारण बनता है? सही उत्तर है सी, अंधापन। ग्लूकोमा धीरे धीरे अंधापन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसका कारण बनता है। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन 25, पुष्पयुक्त पेड़ या पौधे जिनमें बीज सदैव फलों के अंदर होता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है बी, एंजियोस्पर्म।
तो ये 25 क्वेश्चन और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस हुआ मैंने आपको जानकारी भी दी है। अब वीडियो को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगला वीडियो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इन्वायरमेंटल साइंस पर होगा, उसको भी ज़रूर देखिए, आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने जा रहा है। धन्यवाद।